हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अपन विद्यार्थियों पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 आनुवंशिकी कक्षा 10 का। आज पार्ट 3 के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। देखिए विद्यार्थियों, आप क्वेश्चन देख रहे हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। ऐसा क्या कारण रहा होगा कि मेंडल ने मटर का पौधे चयन किया, गेहूँ नहीं लिया, बाजरा नहीं लिया, चना नहीं लिया, चावल नहीं लिया। ऐसा क्या कारण रहा होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, इसका एक पहला कारण है कि मटर के पौधे का जीवन काल अल्प अवधि का होता है। मटर के पौधे का जीवन काल अल्प अवधि का होता है। मटर के पौधे का जीवन काल कम अवधि का होता है, इसलिए कम समय में अधिक पीढ़ियों का ज्ञान संभव था। ठीक है, एक तो क्या होता है, मटर के पौधे का जीवन काल अल्प अवधि का होगा, मतलब जल्दी पकेगा, इसलिए क्या होगा, कम समय में अपन अधिक पीढ़ियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मेंडल ने, पहला कारण था मटर के पौधे का चयन करना। दूसरा, यह शाक पर्वती का होता है। यह शाक पर्वती का होता है, इसलिए कम स्थान पर या कम जगह पर, कम स्थान पर अधिक पौधे उगाए जाने संभव थे। एक तो शाक पर्वती का, देखिए पौधों में 3 प्रवृत्तियां पाई जाती है, एक शाक होती है, एक झाड़ी होती है, एक वृक्ष होता है। ठीक है, शाक पौधा वो होता है जिसका तना हरे रंग का होता है और इसके पौधे की ऊंचाई होती है वो 1 मीटर से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, लगभग मतलब 1 फीट से कम होती है, 1 फीट तक का ही होता है। इसके अलावा इसमें मिर्ची है और आपके घर में उगने वाला जो तुलसी का पौधा है वो शाक पर्वती में आता है। तो छोटा पौधा होगा तो जायज है, कम स्थान घेरेगा, और कम स्थान घेरेगा तो अधिक पौधे उगाए जाने संभव है, जिससे उत्पादन में भी क्या होता है, फर्क पड़ता है। ठीक है, अब तीसरा कारण लिख सकते हो आप, मटर का पादप द्विलिंगी होता है, मतलब दोनों लिंग पाए जाते हैं, नर और मादा, द्विलिंगी होता है, इसलिए इसमें स्वपरागण व परपरागण दोनों संभव थे। ठीक है, द्विलिंगी होने के कारण इसमें स्वपरागण भी संभव था, परपरागण भी संभव था। स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण में किसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर, किसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो परागकण होते हैं वो पहुंच जाते हैं उसी पौधे से। ठीक है, और परपरागण क्या होता है, किसी दूसरे पौधे से जो परागकण है वो उसी प्रजाति के अन्य पौधे के पुष्प पर पहुंचते हैं, वो होता है परपरागण। ठीक है, अब देखिए चौथा उदाहरण अपन जानते हैं। चौथा उदाहरण क्या है, चौथा उदाहरण है विद्यार्थियों, या चौथा पॉइंट है अपन का, वो है इसमें, किसमें, मटर के पौधे में, इसमें विम्पूषण विधि द्वारा, इसमें विम्पूषण विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण करवाया जा सकता है। विम्पूषण विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण करवाया जा सकता है। अब देखिए विम्पूषण विधि क्या होती है, इसको अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो विम्पूषण विधि क्या होती है कि इस विधि में, विम्पूषण विधि, इस विधि में पुष्प की या फूल की कलिका अवस्था में ही पुंकेसरों को काट दिया जाता है, पुंकेसरों को काट दिया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे पुष्प की कलिका अवस्था होगी उससे पहले जो पुंकेसर है, नर भाग, उसको काट देंगे। ठीक है, एक भाग ही पीछे रहेगा, तो वो होगा कृत्रिम परपरागण। मतलब मटर के पौधे में विम्पूषण विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण करवाया जा सकता है। इसलिए ये कारण ये भी था कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन किया या सेलेक्ट किया। पांचवा कारण है कि इसमें 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो मटर के पादप में 7 जोड़ी
विपर्यासी नहीं बोलो, विपरीत बोल दो, विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। अब लक्षण क्या पाए जाते हैं वो आपको जरूरी नहीं है विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भी है, 2 नंबर में प्राय क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको 5 में से कम 4 कारण याद करना। आगे देखिए, अब क्या हुआ, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई, कब हुई, 1900 में हुई। ठीक है, तो मेंडल के, ये छोटा सा पॉइंट आता तो नहीं लेकिन याद रखना, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज कब हुई तथा किसने की। मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई सन 1900 में, और पुनर्खोज किसने की, ह्यूगो डी ब्रिज और शेरमैक ने की। ह्यूगो डी ब्रिज और शेरमैक नामक वैज्ञानिकों ने सन 1900 में मेंडल के नियमों की क्या की, पुनर्खोज की, ये ध्यान रखना। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ परीक्षा में प्राय क्वेश्चन बनता रहता है, आनुवंशिकी शब्दावली, आनुवंशिकी शब्दावली। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं आनुवंशिकी शब्दावली, आप हेडिंग डालोगे कॉपी में, आनुवंशिकी शब्दावली। और पहला फैक्ट है, इसमें परिभाषा आपकी बुक में दे रखी, जीन क्या होता है, जीन क्या होता है। ठीक है, तो परिभाषा लिखोगे, वह कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है, वह कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। ठीक है, वह कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। जीन नाम किसने दिया, जोहानसन ने दिया। जोहानसन ने क्या नाम दिया, जीन नाम दिया। अब कोई भी लक्षण, जैसे मान लो पौधे की लंबाई है, परिपक्व फली की आकृति है, वो जो नियंत्रित करेगा वही क्या है, जीन है। ठीक है, अब देखिए दूसरी परिभाषा है युग्म विकल्पी। क्या है, युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी। ठीक है, युग्म विकल्पी में क्या है, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के अलग अलग स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। ठीक है, सेम है, वहां था किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो कारक है वो जीन है, तो यहाँ किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के जो अलग अलग रूप है, अलग अलग जो टाइप्स है, वही क्या है, युग्म विकल्पी। यहाँ पर क्या है कि लंबेपन के लिए, जब पौधा शुद्ध लंबा है तो वहाँ टी काम में लिया गया, प्रभावी लक्षण। और बोनेपन के लिए पौधे का ये लंबाई वाला फैक्टर है। अब एक लक्षण क्या है, लंबाई, पौधे की लंबाई। अगर पौधा शुद्ध लंबा है तो कैपिटल टी लेंगे, और मटर का पौधा अगर शुद्ध बोना है तो स्मॉल टी फैक्टर काम में लेंगे। और मेंडल ने इसे अप्रभावी लक्षण माना है, इसे क्या माना गया, प्रभावी लक्षण माना गया। ठीक है, तो विद्यार्थी बाकी वाली परिभाषाएं अपन के अगले सेशन में होगी, तब तक के लिए ये पढ़िए, नोट्स लिखिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय वंदे मातरम। अभी भी आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास करें। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय वंदे मातरम।